5 मिनट प्रॉपर रिकॉल करोगे आपने पिछले 40 मिनट में कौन सा फॉर्मूला देखा, कौन सा एनसीईआरटी का पॉइंट देखा, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपसे मिस्टेक हो रही थी, कर दोगे रिकॉल। फिर उसके बाद 5 मिनट प्रॉपर रेस्ट के हैं, ये ट्रिपल आर है। 40 मिनट रिवीजन, फास्ट रिवीजन होगा, 5 मिनट रिकॉल करना है और 5 मिनट रेस्ट करना है। दिस इज ट्रिपल आर स्ट्रेटजी और यही आपको अच्छे से फॉलो करना है, यही आपका डर खत्म करेगी, यही एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, रेस्ट के टाइम पे अपने फ्रेंड के रूम में नहीं जाना है। आपका फ्रेंड बहुत बिजी है, उसको रील्स देखनी है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उसको न्यूज भी देखनी पड़ती है, ठीक, उसको नेटफ्लिक्स में नई नई वेब सीरीज आ रही है वो देखनी होती है। आपके दोस्त के पास टाइम नहीं है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत बिजी है। आपने पहले फोन पे पैसे लगाए, फिर आपने इसको चार्ज किया, उसके बाद आपने इसमें नेट पैक डलवाया, अगर उसको यूज नहीं करोगे खराब नहीं हो जाएगा। वो भी यूज करेंगे, रिवीजन के साथ साथ करेंगे, लेकिन बीच में नहीं करेंगे, समझे ना। हाँ भाई, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? इसका डर है क्या? रिवीजन स्ट्रेटजी का, भूलने का डर है क्या? ठीक, आज खत्म कर देंगे। तो देखो, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक। आपको 3 लेयर स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको 3 अटेम्प्ट में एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है। उसमें से किस किस बच्चे ने 3 अटेम्प्ट में अपना लास्ट एग्जाम, लास्ट मेजर टेस्ट अटेम्प्ट किया है? वेरी गुड। अच्छा, मार्क्स किस किस के बड़े हैं? वेरी गुड, ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के सभी के मार्क्स बड़े हैं जिन्होंने टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में किया है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा मार्क्स किसके बड़े हैं? दीपक के। दीपक के इस बार 100 मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि इसने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि 3 अटेम्प्ट में करना है। आपको भी आगे वही कोशिश करनी है कि हम एग्जाम को 3 अटेम्प्ट में करें। स्टार्टिंग में आपसे क्या होगा, 2 अटेम्प्ट में होगा, कभी कभी आपसे 2 अटेम्प्ट भी कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे और जैसे ही अटेम्प्ट बढ़ेंगे ना, मार्क्स भी बढ़ने लग जाएंगे, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको टाइम टेबल भी बताया था, उसको आप फॉलो कर रहे होंगे, उम्मीद आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा, ठीक। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी, एक ऐसी रिवीजन स्ट्रेटजी जिससे क्या होगा, आप भूलना ही भूल जाओगे। आप बोलते हैं ना भूल जाता हूं, आप भूल के दिखाना। फिर अगर ऐसे भूलने वाले हो, 2 का टेबल भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जा दीपक 2 का टेबल। दीपक ABCD भूल जा। भूल गया क्या? भूल सकते हो क्या? जब हम ABCD को हमेशा याद रख सकते हैं, 2 का टेबल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आज तक याद है, तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को भी वैसे ही याद कर सकते हैं अगर हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी हो। तो आज ऐसी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे जिससे आपको एग्जाम तक हर एक चीज अच्छे से याद रहेगी, ठीक। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि आपके सिलेक्शन के बीच में और आपके बीच में ऐसी क्या चीज है जो आपको सिलेक्शन से रोक रही है, या यूं कहें कि आपके स्टूडेंट लाइफ और आपकी डॉक्टर लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक रही है? बताओ। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। कोई और? डर, वेरी गुड। कोई और? फोकस, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। कोई और? और क्या है? बोलो बोलो, खुल के बोलो। डिस्ट्रैक्शन, वेरी गुड। किस टाइप का? नेक्स्ट, और बोलो। आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपके मेडिकल एस्पिरेंट की लाइफ में और आपके डॉक्टर बनने के सफर में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक सकती है या अब तक ड्रॉपर स्टूडेंट को रोकती आई है? मेरा है डिसिप्लिन, वेरी गुड। बस एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे होंगे यार आप। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन, वेरी गुड। आप खुद, ये सबसे अच्छा आंसर है। हम खुद ही तो रोकते हैं खुद को। जो आपका इंटरनल दुश्मन है ना, वो आपके एक्सटर्नल दुश्मन से बड़ा है। बाहर का दुश्मन नहीं हराता इंसान को, अंदर का दुश्मन हराता है। और अंदर का आपका वो दुश्मन कौन है? डर। मेरा यह मानना है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में एक ही चीज ऐसी है जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही है, वो है डर। क्योंकि डर
डर एक ऐसी चीज है जिससे आती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या? एग्जाम में फेल होने का डर, एग्जाम में कम मार्क्स आने का डर, एग्जाम में ज्यादा नेगेटिव होने का डर, एग्जाम का सिलेबस पूरा ना होने का डर, रिवीजन ना होने का डर, फेल होने का डर, घबराहट, एंजाइटी, ये सारी क्या है? नेगेटिव फीलिंग्स है। और वो आ रही है कि यार कहीं मैं एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इस डर के कारण। और इस डर के कारण जो नेगेटिविटी आई, उसके कारण होता है आपका कॉन्फिडेंस कम। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि आप डिजर्व करते हो। ठीक, तो मेन पॉइंट क्या है? डर ही आपको बार बार पीछे धकेल रहा है। और डर इतनी बुरी चीज है, आप यकीन नहीं करोगे, डर आपकी क्रिएटिविटी को भी कम करता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इंसान जितना ज्यादा बोल्ड है वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव है। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी साइंटिस्ट थे, वो पहले फिजिक्स में वर्क कर रहे थे, फिर उन्होंने एक रिसर्च बायो में भी कर दी, एक रिसर्च केमिस्ट्री में भी कर दी। आपने पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी में बहुत सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है वो कॉमन है। तो कितने बोल्ड थे कि पहले पूरी अपनी जिंदगी दी केमिस्ट्री को और फिर 50 साल के बाद वो फिजिक्स में काम कर रहे हैं। कितने बोल्ड रहा होगा वो इंसान। कोई भी साइंटिस्ट आप ले सकते हैं, फेराडे वेराडे, इन्होंने सबने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में काम किया है। ठीक, और आई थिंक ये जगदीश चंद्र बोस जो थे, ये बोटनिस्ट थे, इन्होंने फिजिक्स में भी काम किया है। ठीक, तो आप देखो बायो से फिजिक्स में चले जाते हैं ये लोग, कैसे? वो बोल्ड होते हैं कि डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बस करना है तो करना है। और इसीलिए वो रिसर्च कर पाते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हैं। तो जो बोल्ड है वही क्या है? क्रिएटिव है। और क्रिएटिव इंसान ही आगे। तो डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को पीछे धकेलता है। तो ये डर अपने को खत्म करना है। लेकिन आप में मेन डर क्या है? आपके सब्जेक्ट का, आपके रिवीजन करने का, वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अगर आप अपने सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके टिप्स पे हो जाएगा। और जब आपका सब्जेक्ट आपके टिप्स पर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस जिस दिन बढ़ जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपका डर खत्म हो, आपको अच्छे से चीजें याद हो। ठीक, तो क्या करना है? सबसे पहले देखो, आप क्या करते हो रिवीजन करते टाइम? बताओ। आपके रिवीजन करने के कई मेथड हैं, जैसे बिस्तर पे लेट के पीछे तकिया लगा के टांग पे टांग रख के ऐसे पढ़ना। ठीक, मोबाइल फोन का ईयरफोन गाने बजा के अपने फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करना। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा साथ में। ठीक, घर पे बात कर रहे हैं फिर भी बुक हाथ में। ये आपके रिवीजन के मेथड है। ये बिल्कुल गलत मेथड है। या तो आप घर पे बात कर लो, या गाने सुन लो, या आप अपने आराम से लेट जाओ, या पढ़ाई कर लो। सारी चीजें एक साथ करना बिल्कुल गलत मेथड है। आगे से ये नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? एक टाइम पे एक काम। जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने बड़े लोग हुए, सबने ये बोला है कि अगर आपका फोकस अच्छा है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो फोकस ही अच्छा नहीं है। ठीक, अरे बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करके गए, किसकी वजह से? ओनली एंड ओनली फोकस की वजह से। और आप क्या कहते हो? मैं मल्टीटास्किंग हूं। कैसे? मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं मम्मी से और इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन भी रिवाइज कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, या तो मम्मी की बात मिस होगी या फिर वो एनसीईआरटी का पॉइंट मिस होगा। एक पॉइंट पक्का मिस होगा। और दूसरा, बात करनी थी 5 मिनट, लगेगी 50 मिनट अगर आप रिवीजन करते हुए बात करेंगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। जो भी काम करेंगे फोकस के साथ काम करेंगे। आप आराम से आधा घंटा मम्मी से बात करो ना, 20 मिनट रिवीजन कर लेना। किसने बोला? किसी ने रोका? किसी ने टोका है? बस फिर तो प्रॉपरली जो भी काम करना अच्छे से करेंगे। दूसरा, इसके बाद जब आप रिवीजन प्लान करते हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है देना एक बुक। जैसे ये बुक है भाई, इसमें आपके मोल कॉन्सेप्ट भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी, पीरियोडिक टेबल भी है, केमिकल बॉन्डिंग भी है। आपने बोला कि आज पीरियोडिक टेबल रिवाइज करूंगा। पीरियोडिक टेबल में 60 पेज पढ़ा रखे हैं सर ने, या केमिकल बॉन्डिंग ले लो, बड़ा चैप्टर है, 60 पेज सर ने पढ़ाए हैं। तो 60 पेज को मैं आराम से, ये मान के चलो, अगर हर पेज को 2 मिनट भी देता हूं, मैं 120 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। ठीक,
फिर हो जाता है 1.5 घंटा पढ़ते पढ़ते। 1.5 घंटे के बाद पता चलता है कि अभी तक आपने 20 ही पेज पढ़े हैं, मिनट आपके पास 30 बची है, पेज आपके पास 40 बचे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है याद करना। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे चैप्टर में टॉपिक आगे बढ़ता है, लास्ट की तरफ जाते हैं, टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, टॉपिक की डेप्थ बढ़ती है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। स्टार्टिंग के टॉपिक में तो होता ही कुछ नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ो, व्हाट इज एटम, ये कोई टॉपिक है? समझे कि नहीं समझे? तो स्टार्टिंग के टॉपिक में आप ऐसे टाइम लगाते, तो कभी भी ऐसे डिसाइड मत करो। चैप्टर के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा। कैसे डिसाइड करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई एक टॉपिक बोलो, जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स हमने ले लिया, ठीक? तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको रिवाइज करने में 2 आवर्स इज मोर देन एनफ। अब 2 आवर्स में हम केमिकल काइनेटिक्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं? वो मेथड नहीं अपनाएंगे पेज वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक्स को एक पेज पे लिख लो। आप लिखोगे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, फिर उसमें डिफरेंशियल रेट लो पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद आपका क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, और लास्ट में क्या पढ़ते हो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, ये पढ़ते हैं। तो अगर हम इन 6-7 टॉपिक को जो पढ़ते हैं आप 2 पार्ट में डिवाइड करें तो कितने पार्ट आएंगे? स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक कौन से आ जाएंगे? 2 में क्या 3 में डिवाइड कर लो बेसिक। आप ये कर लो भाई, बीच में आपका आता कौन सा, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले का जो बेसिक है, जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ते हो, जिसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या रेट फाइंड आउट करना पढ़ते हो, उसको आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में रख लो। दूसरा पार्ट क्या करना आपने को, फिर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन को यहां पे रख लो, और लास्ट पार्ट जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आएंगे, कैटालिस्ट वगैरह आएगा, उसको थर्ड पार्ट में रख लो। तो ऐसे 3 पार्ट में टॉपिक डिसाइड कर दिए। 40 मिनट हम इसको देंगे, 40 मिनट इसको देंगे और 40 मिनट इसको देंगे, ठीक? तो पहले 40 मिनट में क्या पढ़ना है आप देख लो, ये टॉपिक पढ़ने हैं, एक सीक्वेंस बन गया माइंड का, तो माइंड उसी सीक्वेंस में चीजें याद रखेगा। फिर ये 40 मिनट पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का प्रॉपर ब्रेक लेना है कि इन 40 मिनट में आपने क्या पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। समझ आया कि नहीं आप? ठीक, तो 5 मिनट में जब आप रिवाइज करें, रिवाइज मतलब रिकॉल, ये तो आपने रिवीजन किया। और एक बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, कभी भी रिवीजन स्लो मोड में नहीं करोगे, रिवीजन होगा एकदम फास्ट मोड में, 100 की स्पीड पे रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं, जो येलो पेन से मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए सिर्फ वो देखने हैं। इसके अलावा नोट्स का ओनली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, ठीक? और वो फास्ट होगा, सब क्या होगा, एकदम फुल स्पीड में होगा। मतलब सर कुछ भूल गए, कुछ छूट गया, अरे नहीं छूटेगा, आपको डर लगेगा। मैंने बोला ना, डर ही तो वो चीज है जो आपको पीछे छोड़ रहा है। आप करो, फास्ट रिवीजन करो। मैं आपको बोल दूं भाई आज न्यूज़पेपर पढ़ के आधा घंटा जल्दी से, पूरा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? फास्ट मेन हेडिंग देखोगे ना, समझे कि नहीं समझे? भाई खाई में बस गिरने से 10 लोगों की मौत, अब कौन से 10 लोग मरे उससे आपको क्या मतलब है? खाई में बस गिरी और उससे 10 लोग मर गए, ये इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे मोटा मोटा फास्ट करोगे ना, तो वैसे ही आपको रिवीजन में फास्ट करना होता है। आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, आपको सब याद आएगा। फिर इसके बाद 5 मिनट अब रिकॉल करना है। क्या करना है? रिकॉल करना है। 5 मिनट प्रॉपर रिकॉल करोगे, आपने पिछले 40 मिनट में कौन सा फॉर्मूला देखा, कौन सा एनसीईआरटी का पॉइंट देखा, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपसे मिस्टेक हो रही थी, कर दोगे रिकॉल। फिर उसके बाद 5 मिनट प्रॉपर रेस्ट के हैं, ये ट्रिपल आर है, ठीक? 5 मिनट प्रॉपर रेस्ट के होंगे। ट्रिपल आर क्या है? 40 मिनट रिवीजन, फास्ट रिवीजन होगा, 5 मिनट रिकॉल करना है और 5 मिनट रेस्ट करना है। दिस इज ट्रिपल आर स्ट्रेटजी, और यही आपको अच्छे से फॉलो करना है, यही आपका डर खत्म करेगी, यही एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। समझे कि नहीं समझे? अब जब आप रेस्ट करोगे, इस बात का ध्यान रखना है, रेस्ट के टाइम पे अपने फ्रेंड के रूम में नहीं जाना है। आपका फ्रेंड बहुत बिजी है, उसको रील्स देखनी है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, उसको न्यूज भी देखनी पड़ती है, ठीक? उसको नेटफ्लिक्स में नई वेब सीरीज आ रही है, वो देखनी होती है। आपके दोस्त के पास टाइम नहीं है, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत बिजी है, ठीक? तो दोस्त के पास नहीं जाना इन 5 मिनट में। समझे कि नहीं समझे?
तो अब आपने क्या किया, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया लगभग 50 मिनट में, और रेस्ट भी हो गया। रेस्ट में क्या कर सकते हो, लॉन्ग ब्रीदिंग कर लो, 2 मिनट मम्मी पापा से बात कर लो, ठीक, या कोई एप्पल खा लो, चॉकलेट खा लो, लेकिन ये नहीं कि भाई मोबाइल चला रहे हो। मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल के लिए हम टाइम निकालेंगे ना अलग, भाई पैसे नहीं लगा रखे, इस पे पैसे लगा रखे हैं, इसको डेली चार्ज कर रहे हैं, अच्छा इसमें डेटा डलवा रखा है, आपने पहले फोन पे पैसे लगाए, फिर आपने इसको चार्ज किया, उसके बाद आपने इसमें नेट पैक डलवाया, अगर उसको यूज नहीं करोगे खराब नहीं हो जाएगा, वो भी यूज करेंगे, रिवीजन के साथ साथ करेंगे, लेकिन बीच में नहीं करेंगे, समझे ना, ठीक। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट आएगा अब आपका, फिर इसमें वही 40 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ये कर लिया, फिर 40 मिनट रिवीजन, 5 मिनट रिकॉल, और 5 मिनट क्या करना है, रेस्ट करना है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, लगभग ये 2.5 घंटे हो गए, और 2.5 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया। समझे कि नहीं समझे? आप देखो, इसी चैप्टर को आपने क्या किया, एक बार पढ़ा, एक बार रिकॉल किया, रिकॉल करने के बाद आपने ब्रेन को रेस्ट दिया, तो ये आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्रेन में, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। फिर जब ये पूरा हो जाएगा ना, तीसरी बार फिर 5 मिनट पूरे चैप्टर में, आज आपने क्या पढ़ा, हो गया पैक। आपने लगभग 2 घंटे 35 मिनट में एक ही चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर दिया। किया आपने अब कभी तक ऐसा नहीं किया ना, आज से करना है। समझे कि नहीं समझे? ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो हमेशा याद रहेगा। देखो, प्लानिंग होती है ब्रेन की, मास्टर को कैसे याद रहता है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कितने दिन लगाऊंगा, क्या क्या समझाऊंगा बच्चों को, वो पहले प्लानिंग करके चलता है। केमिकल काइनेटिक्स में मेरे 7 लेक्चर लगेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 8 लगेंगे, सॉल्यूशन में मेरे 5 लेक्चर लगेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में पहले 7 लेक्चर में, पहले लेक्चर में कराना, दूसरे में, तीसरे में, ये चलता है ना पूरा शेड्यूल। तो वैसे ही आपका हो गया, केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ना है, पहले हाफ में ये, दूसरे हाफ में ये, तीसरे हाफ में ये टॉपिक। तो उससे सीक्वेंस अगर रहेगा टॉपिक ये पढ़ने वाला, ब्रेन आपका रेडी हो जाएगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक मुझे अच्छे से करने। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ये सबको अच्छे से? ठीक। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर जब हम रिवीजन करेंगे तो कौन से चैप्टर को कितना टाइम दें, किसको 1 घंटा दे, किसको 1.5 घंटा दे, किसको 2 घंटा दे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए भी तो प्लान होना चाहिए। अब देखो, केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, या तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास, सबके पास कृष्णा बैच है ना, ठीक, कृष्णा बैच के जो मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उन लेक्चर में जितना टाइम लगा ना, लगभग उतना ही टाइम हर चैप्टर को आपको रिवीजन में देना है। फॉर एग्जांपल, मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 घंटे में कराया है, तो 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा उसका बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि सर किस चैप्टर को कितना टाइम दे। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये 2.5 घंटे में कराया है, ठीक, तो आप 2.5 से 3 घंटे इसमें दे सकते हो। कृष्णा बैच में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी 2.5 घंटे में कराया है, 2.5 से 3 घंटे उसके लिए काफी है। केमिकल बॉन्डिंग आपको लगभग 4.5 घंटे में कराया है, तो उसके लिए आप 5 से 6 घंटे दे सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट प्लान होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे अगर मान लीजिए आपके क्लास में 5 से 6 लेक्चर लगे हैं, तो उसके लिए 2 से 3 घंटे। किसी में आपके लगभग 9 से 10 लेक्चर लगे हैं, उसमें आपके 4 से 5 घंटे रिवीजन। और अगर किसी में 10 से ज्यादा लगे, जैसे 13-14 लगते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें 5 से 6 घंटे तक खींच सकते हो। और GOC 2 की अगर बात करें, उसमें तो आपके 18 लेक्चर लगे हैं, तो इसमें आप 10 घंटे लगा दो, क्योंकि ये है भी बड़ा और इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा, कृष्णा बैच में जो दे रखा ना, उसका टाइम या तो इक्वल टू उतना या उसका 1.5 गुना। 2 घंटे कृष्णा बैच में लगे तो उतना ही टाइम में करो, या अगर किसी की स्पीड स्लो है तो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे लगाओ। अब अगर आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करोगे, कृष्णा बैच में आपके लगभग 40, 45, 48 घंटे होंगे, तो उसमें इतने तो आप 60 घंटे में पूरा रिवाइज कर दो पूरी केमिस्ट्री को। अब आपको देखना है रिवीजन को कितना टाइम देना है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कितना देना होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट नहीं? कर लोगे ऐसे? टाइम डिवाइड हो गया चैप्टर्स का। इसके बाद डेली कैसे करें, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैसे ये डिसाइड कर लो कि मैं 2.5 घंटे अगर केमिस्ट्री के रिवीजन को देता हूं, 2.5 घंटे बायो को और 2.5 घंटे फिजिक्स को। वैसे 2-2 घंटे है, लेकिन 2.5 घंटे हो जाएंगे ना, वो 5 मिनट वाला ब्रेक मिला के, ठीक। तो इसमें आपकी केमिस्ट्री हो गई, इसमें आपकी फिजिक्स हो गई, इसमें आपकी बायो हो गई, तो लगभग 8 घंटे में आपका रिवीजन हो गया। और 2 घंटे लगभग आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 30 मिनट बायो का
लगभग 40 मिनट केमिस्ट्री का और लगभग 50-60 मिनट फिजिक्स का। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा जिसमें आप PYQ कर सकते हो। और केमिस्ट्री में तो आपको पता ओनली एंड ओनली क्या करना है, NCERT ड्रिल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पूरा पेपर NCERT ड्रिल से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है मेरे से खुद से रिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा बैच के लेक्चर देखो। बताओ कौन कौन देख रहा है कृष्णा बैच के लेक्चर? वेरी गुड, सारे देख रहे हो। फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने फालतू में इतनी लंबी लंबी क्लासें ली, कृष्णा बैच ही काफी था? है ना, लग रहा ना कृष्णा बैच में सब करा रखा है? नहीं लग रहा? क्यों कृष्णा बैच में? क्योंकि सब कुछ तो करा रखा है मैंने आपको एक्स्ट्रा भी करा रखा है कि एग्जामिनर देखो NCERT में ये पॉइंट नहीं, ये भी आपके पूछ सकता है, वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी कृष्णा बैच में करा रखे हैं, अगर आपने देखा हो है, नोट्स के बीच बीच में। और ये देखो ना, मैं दोबारा क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि मुझे पता जितने कम टाइम में मैंने कृष्णा बैच रिकॉर्ड कर रखा ना, मैं दोबारा इतने कम टाइम में नहीं कर सकता हूं, और इतना इफेक्टिव भी नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रखा है, तो इसमें सब कुछ करा रखा है, यही कर लो बस आप, कृष्णा बैच प्लस NCERT ड्रिल। इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं करना। बायो की ओनली एंड ओनली NCERT करो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई NCERT बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ वो करो। या आप इसमें अगर आपके पास नहीं है, ओनली MTG फिंगर टिप्स कर लो, ठीक। PYQ कर लो, PYQ 10 to 12 ईयर के करना, बस ज्यादा पीछे मत करना, ठीक। फिजिक्स में ओनली 10 to 12 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायो और ये केमिस्ट्री हो गया। तो डेली 2 घंटे या 2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मोर देन एनफ। तो 10-11 घंटे आपके ऐसे बीत जाएंगे। अब अगर किसी का कोई पार्ट बचा, जैसे मान लीजिए किसी का फिजिक्स का 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, किसी की बायो की 2-3 यूनिट बची हुई है, तो वो डेली लगातार भाई 2 से 3 घंटे डेली अपना प्लान बनाओ। समझे कि नहीं समझे? ऐसे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो ये आपका रिवीजन प्लान है, ठीक। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करनी है आपको, थियरी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, कुछ बचा हुआ पेंडिंग है, वो बैकलॉग को 2-3 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक। किसी का बैकलॉग है भाई, सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल आदमी 10-11 घंटे पढ़ रहा है, बैकलॉग वाला क्या करेगा? 12-13-14 घंटे पढ़ेगा। भाई बैकलॉग भी तो उसका टाइम पे काम क्यों नहीं किया? पहले मस्ती करी, अब मेहनत करो। समझे कि नहीं समझे? ठीक। तो अब इसके बाद जैसे आप वीकली पढ़ोगे, अब आपने मान लीजिए एक वीक में मान लीजिए केमिस्ट्री के 6 चैप्टर रिवाइज किए, ठीक। 8-9 चैप्टर आपने बायो के रिवाइज कर लिए, ठीक। और 5-6 चैप्टर आपने फिजिक्स की रिवाइज कर ली, जो भी 4-5 जितना भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना ही करने, कम भी कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपने रिवाइज किए, तो अब इनको है ना संडे को बैठ के दोबारा से हर चैप्टर को मैक्सिमम 15-15 मिनट देनी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने पूरे वीक में, इजी कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए 20 चैप्टर पढ़े, तो 20 चैप्टर में अगर मान लीजिए वो 10-10 मिनट देता, कितने मिनट हो गए? 200 मिनट हो गए। यानी 3 से 4 घंटे में दोबारा इनके एक बार और गो थ्रू हो जाना संडे को, चौथा रिवीजन हो गया, ठीक। समझ आई? 3 रिवीजन तो आपने एक दिन में ही कर लिए थे, चौथा रिवीजन संडे को हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? सेकंड संडे को इन चैप्टर को आप चाहो तो 1 घंटा वापस दे सकते हो, जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं कि दोबारा वही करेंगे, क्योंकि अब तो याद रहेगा ना यार, एक वीक पहले पढ़ा आपने, वो याद नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ये पैटर्न फॉलो करते हुए अब आप एक काम कर लो, बस वीकली कर लो, अभी बार बार मत करो, क्योंकि बार बार करने का टाइम नहीं आपके पास। आपको क्या करना है? रेगुलर पढ़ना है, 6 दिन का पढ़ा, 6 दिन का संडे को है ना बैठ के 3-4 घंटे एक बार फिर गो थ्रू हो जाओ, बस ये करो। और संडे को टेस्ट है, टेस्ट करो, उसके अलावा संडे को कुछ नहीं करना है। सबको एक शेड्यूल बनाना है, संडे को 2 बजे के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, ये फाइनल है। संडे को पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा? अब जैसे भाई अपना टारगेट बनाओ कि मेरा रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को लगता है मेरा 25 मार्च तक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। 30 मार्च तक हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा सेकंड मेजर टेस्ट है केमिस्ट्री का, जो आपका बीट का सेकंड मेजर टेस्ट है, ठीक। तो सेकंड मेजर को हम बीट का नहीं नीट का टेस्ट मान के करेंगे, और हम भी आपके लिए ये ऐसा टेस्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आपको एकदम नीट के जैसा फील आए। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है ना, नीट के जैसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बढ़िया है, तो इसमें और अच्छा फील आएगा।
तो 31 मार्च को हर बच्चे को सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, सेकंड मेजर को ये मान के देना कि आपका बीट का नहीं नीट का टेस्ट है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो अब मान लीजिए किसी का 30 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 5 अप्रैल तक कर लो, 10 अप्रैल तक कर लो, लेकिन इस मेजर टेस्ट की जल्दबाजी के चक्कर में अपना रिवीजन खराब नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन एक बार होगा, ढंग से होगा, और उसके लिए 25-30 दिन काफी है, जैसे मैंने आपको समझाया। वैसे करोगे तो, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया ना भाई, हर चैप्टर के साथ इतने दिन लगा दो, तो वैसे ही आप बायो और फिजिक्स में खुद भी तो कर सकते हो। कर लोगे नहीं कर लोगे? सबको क्या करना है, जिसका जितना सिलेबस हो गया, जाते ही आज वो लिखोगे। सबसे पहले आज ये लिख लो, या आज मत लिखो, आपका टेस्ट हो जाएगा ना, ये मेजर टेस्ट होगा, उस दिन पढ़ाई तो करोगे नहीं, टेस्ट के बाद कहां पढ़ते हो, मन भी नहीं करता इतना पढ़ने का। तो टेस्ट के बाद क्या करना, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, कितना बाकी है, किस डेट तक करोगे, और कौन से वीक में कितने चैप्टर करोगे, एक बार ये लिख लेना। फिर आपको ये लगेगा कि आपका सिलेबस और जल्दी हो रहा है। ठीक, ये लिखने में लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये लिखने के बाद आपके कम से कम 1 वीक बच जाएगा, ये मान के चलो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि अगर आप प्लानिंग में 1 घंटा लगाते हो तो एग्जीक्यूशन में आप 10 घंटे बचाते हो। तो प्लानिंग में अगर हम 1 दिन लगाएंगे तो एग्जीक्यूशन में आराम से 7 दिन बचा पाएंगे। 1 घंटा लगा दिया, वही 1 दिन। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इसके बाद क्या आएगा, फिर आपका हो गया डिसाइड। जब भी मान लीजिए किसी बच्चे ने डिसाइड किया मैं 5 अप्रैल तक करूंगा, तो 5 अप्रैल तक अपनी प्लानिंग कर लो। 5 अप्रैल के बाद हम रिवीजन नहीं करेंगे, 5 अप्रैल तक हमारा हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट श्योर शॉर्ट रिवीजन, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट में जो टॉपिक मिस्टेक होंगे या जिन टॉपिक में हमें कोई डाउट आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बार बार कंटिन्यूअसली ओनली उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, बस ये आपका रिवीजन प्लान है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। सम अप कर देता हूं, क्या करना है, हमारी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है, इस रिवीजन स्ट्रेटजी में आपको इतना सा करना है, सबसे पहले प्लान बनाओ कि आप 30 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप 5 अप्रैल तक, फिर उसके बाद उसका वीकली प्लान होगा। ठीक, फिर हर वीक के स्टार्टिंग में आप वीक का डेली प्लान बनाओगे कि इस वीक में इस दिन में इतने इतने चैप्टर रिवाइज करूंगा। हर चैप्टर के लिए टाइम डिसाइड होगा। जैसे आपने मान लीजिए केमिस्ट्री किसी चैप्टर के लिए 2 घंटे डिसाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आप 3-4 टॉपिक पढ़ते हो, पहले 40 मिनट में कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट 40 मिनट में, फिर नेक्स्ट 40 मिनट में, ये डिसाइड कर दोगे। और हर 40 मिनट के बाद 5 मिनट रिकॉल और 5 मिनट रेस्ट, रिवीजन, रिकॉल, रेस्ट, RRR, ये ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसे प्लान करोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपनी RRR स्ट्रेटजी हो गई। ठीक, कर लोगे RRR, कोई डाउट नहीं है? और एक फिर उसके बाद संडे को क्या करना है, वीक में 6 दिन में क्या पढ़ा उसको 3 घंटे में रिवाइज करना है, और फिर पूरा सिलेबस 3-4 वीक में खत्म करके उसके बाद हम क्या कर लेंगे, टेस्ट करेंगे। जो मिस्टेक होगी सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे। यानी हम एग्जाम से 1 महीना पहले तैयार हैं, ले आ भाई पेपर, लेकिन जो 1 महीना अपने को मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, सारी मिस्टेक्स को एनालाइज कर लेंगे। और मिस्टेक्स अगर आपसे पेपर में होती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पे जितनी मिस्टेक होगी उतना पेपर में फायदा मिलेगा। मिस्टेक अगर पेपर में होगी तो वहां पे आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं सुधारने का, यहां पे मिस्टेक अगर होगी तो आपके पास ऑप्शन है दोबारा सुधारने का। तो जितनी मिस्टेक करनी है यहीं कर लो, ताकि हम पेपर में नेक्स्ट टाइम वहां पे मेन पेपर में मिस्टेक ना करें। तो यहां की मिस्टेक लिख रहे हो सबके सब? सेकंड पेपर की आज मैं चेक करूंगा, पक्का? जाते टाइम दिखा के जाना है सबको। ठीक, अब इसके बाद